यार अब तो मोदी ने भी यू टर्न मार लिया और कहा कि अगले सेंसस में कास्ट का डेटा कैप्चर होगा। अब शायद भक्तों को समझ में आएगा कास्ट सेंसस का इंपॉर्टेंस। पापा ने जहां पिछले साल कास्ट सेंसस की मांग को अर्बन नक्सल थिंकिंग कहा था, अब उसी को अप्रूव करके वो खुद अर्बन नक्सल के श्रेणी में शामिल हो गए। अब कुछ भी बोल लो, यू टर्न बढ़िया मारते हैं मोदी जी। खैर, मोदी जी के यू टर्न पे तो चर्चा करेंगे ही, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कास्ट सेंसस से आखिर होगा क्या। जहां राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से इसकी मांग कर रहा था, नाउ दैट बीजेपी इज ऑन बोर्ड, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन एंड व्हाट शुड हैपन वंस द कास्ट सेंसस इज डन। Hi, I'm Ian Panda, and I speak for social justice. Not because it's cool, but because it is the right thing to do. मोदी जी के कास्ट सेंसस को अप्रूव करने के खबर से पूरे सो कॉल्ड अपर कास्ट के इकोसिस्टम में मेल्टडाउन हो गया। पर सबसे ज्यादा दुखी तो शायद ये ब्राह्मण जीन्स वाली अनुराधा तिवारी है। देखिए इसके ट्वीट्स। आहा, ओ, आहा, आहा, आओ, काश कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में भी इसी जुनून के साथ ट्वीट करती। एनीवे, एज अ फेलो जीसी यानी जनरल कास्ट, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में एक बार फिर आपके मन के कास्ट वगैरह से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर करने की। पहला तो ये कि इन जीसीस की इतनी फटी क्यों पड़ी है कास्ट सेंसस के ऐलान पे। इनको आखिर डर किस बात का है? इज दिस जस्ट अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिजर्वेशंस इंक्रीजिंग, या माजरा कुछ और है? देखिए, जो पहला पॉइंट आपको समझना है वो ये है कि ये सारा खेल एक्चुअली में पार और प्रिविलेज का है। बिकॉज कास्ट सिस्टम एक आर्बिट्ररी सिस्टम है, इसका कोई भी रियल वर्ल्ड बेसिस नहीं है, ना जेनेटिक है ना ही कोई और डिविजन। लोग कहते हैं कि किसी जमाने में इसका बेस ऑक्यूपेशन हुआ करता था, तो फिर ये बर्थ बेस्ड कैसे हो गया? Because the people who had privileged occupations wanted to pass on their privilege to their offspring. फिर जमींदार का बेटा जमींदार और मजदूर का बेटा मजदूर। क्या इस बर्थ बेस्ड सिस्टम में मेरिट का कोई रोल था? नहीं। आपको कास्केडिंग कास्ट प्रिविलेज का भी कॉन्सेप्ट समझना होगा। इसके लिए आप प्रोफेसर सतीश देशपांडे का ये क्लिप देखिए। आप देखिए विडंबना क्या है, द आयरनी ऑफ दिस, ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। द वेरी पीपल हु benefited the most from caste could convert their caste-based capital after independence into secular capital. And the very people who suffered the most from caste were forced to, in a sense, fly the flag of caste always in order to get something from the state. Because they needed the state. They did not manage to accumulate, quote unquote, convert, they had no caste capital, so they could not convert it into quote unquote merit. मुझ जैसे लोग, जैसे मेरा ही आप उदाहरण लीजिए, मेरे दादा के पास 200 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी, यानी उनकी अपनी ज़मीन नहीं थी, जाति के कारण वो पेशवाई जो हुकूमत थी उसके तहत उनको पेशवाओं के लिए टैक्स इकट्ठा करने के लिए ये हक दिया गया था इस ज़मीन पर। तो जाति के कारण उनके पास ज़मीन थी। उस ज़मीन में से कुछ, मेरे दादाजी कुछ ज़्यादा होशियार नहीं थे, तो नए कानून जब आए आज़ादी के बाद तो बहुत सारी ज़मीन उसमें से चली गई। तो लेकिन फिर भी जो कुछ भी बचा था उसमें से कुछ ज़मीन बेच के मेरे पिताजी को और मेरे एक चाचा को, एक को मेरे पिताजी को इंजीनियर बनाया, एक को डॉक्टर बनाया। तो इंजीनियर का बेटा मैं, तो मुझे लगता है कि मेरा जाति से क्या लेना देना, मैं तो मेरिट का पुतला हूँ। लेकिन मैं मेरिट कैसे पा सका? महंगे स्कूल और अच्छे कॉलेज में मैं कैसे जा पाया? क्योंकि मेरे पिताजी इंजीनियर थे। मेरे पिताजी इंजीनियर कैसे बने? क्योंकि मेरे दादा के पास ज़मीन थी। मेरे दादा के पास ज़मीन क्यों थी? क्योंकि उनकी जाति फलानी थी। कुछ और जाति होती तो उनके पास कोई ज़मीन नहीं होती और मैं यहाँ नहीं बैठा होता। लेकिन मेरी पीढ़ी तक आते आते ये जो मेरिट की भाषा है ये इतनी सुदृढ़ हो गई और लोग वाकई, ये मुझ जैसे लोग वाकई ये मानने लगे कि ये वो कुछ जो कुछ भी हैं वो केवल और केवल मेरिट के कारण है, उनका जाति से कुछ लेना देना ही है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जिन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है जाति से, उनको हर बार जाति के परचम के नीचे उनको आंदोलन निकालना पड़ता है कि हमें कुछ दो।
क्योंकि वो तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए, और वो नहीं बन पाए तो फिर उनको स्टेट की मदद चाहिए कि थ्रू द मार्केट उनको कुछ नहीं मिलेगा। और आज मेरे बेटे को अगर मुझे पढ़ाना होता कहीं कोई चंदा वंदा दे करके किसी कॉलेज में, मैं कहीं भी पढ़ा सकता था, क्योंकि मेरे पास उस समय पैसे थे। और क्यों पैसे थे? क्योंकि फलाना ये। हम अक्सर लैंड ओनरशिप, इनहेरिटेंस वगैरह जैसी चीज़ों को काफ़ी फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं। एंड मोस्ट GCs forget to acknowledge what role their caste has played in their having an inheritance. मैं एक पर्सनल एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मैं आज के दिन एक काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ जी रहा हूँ, in spite of the fact that I haven't had a full-time job in over 2 years. This is because I inherited wealth from my grandfather. My grandfather had wealth because he studied and became a professor. मेरे इनहेरिटेंस के कुछ प्रॉपर्टीज़ मेरे ग्रैंडफादर ने खुद अक्वायर किए थे और कुछ उन्हें भी विरासत में मिला था। उनके पहले मेरे दादाजी के पिताजी अंग्रेज़ों के ज़माने के स्कूल मास्टर थे और उनके पास भी कुछ ज़मीन था। मुझे उस ज़मीन का एग्जैक्ट सोर्स पता नहीं है, बट इट इज़ सेफ टू अज्यूम कि किसी ज़माने में किसी राजा ने उन्हें ब्राह्मण होने के चलते वो ज़मीन दान में दिया था, एज यूज टू बी द ट्रेडिशंस बैक इन द डे। तो मेरे दादाजी के प्रोफेसर बनने में उनका खुद का मेहनत तो था ही, पर जिसे आप उनका मेरिट कहोगे उसमें उनके कास्ट का भी प्रिविलेज था, जो शायद उन्हें भी कभी रियलाइज़ नहीं हुआ। और इसके पीछे भी एक रीज़न है। देखिए, मेरे दादाजी के पिता उनके बचपन में ही गुजर गए थे। जब मेरे दादाजी ने स्कूल पास आउट किया तो उनकी माँ की आर्थिक अवस्था उतनी ठीक नहीं थी, जिसके चलते उनके पास BA के बुक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो उन्होंने आर्मी में भर्ती ले लिया था कुछ सालों के लिए। फिर उनके किसी रिश्तेदार ने उन्हें 1200 रुपये दिए तो उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया। जब ये कहानी मैं बचपन में सुना करता था तो मुझे काफ़ी गर्व होता था मेरे दादाजी और उनके संघर्ष पे। बट द थिंग इज, इवन दो मेरे दादाजी का स्ट्रगल रियल था, देयर इज़ वन डिटेल वी कैन नॉट इग्नोर हियर। उनके पास इतनी गरीबी के बावजूद ऐसे रिश्तेदार थे जिनके पास 1200 रुपये थे देने के लिए। उस ज़माने के 1200 यानी आज के लगभग 70,000 रुपये। दैट इज़ कॉल्ड सोशल कैपिटल, because that was a privilege that 99% of Indians did not have in the 1950s. And that's the point. मेरे grandfather के perspective से वो गरीब थे, but in the larger scheme of things, he still had a lot of privilege which was due to his caste. This is a good example of why a lot of people fail to recognize their caste privilege. Because उनके लिए ये उनका normal state है, पर जिनके पास ये privilege नहीं है, जिन्हें आप SC, ST, दलित कहते हो, उनकी ज़िंदगी आपसे कई ज़्यादा मुश्किल होती है। मेरे वीडियोस पे अक्सर कुछ लोग एक आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं कि हम अपर कास्ट हैं और गरीब भी हैं, पर वो दलित होके भी अमीर हैं, फिर भी उन्हें ही रिजर्वेशंस मिलता है और हमें नहीं। जो पॉइंट ये अक्सर मिस कर जाते हैं वो है नंबर्स। कितने प्रतिशत ब्राह्मण असल में गरीब हैं और कितने प्रतिशत दलित असल में अमीर। जो ये सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले हैं, ये अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि एग्जिस्टिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का असर पड़ता है सिलेक्शन और हायरिंग में, जिसे काउंटर करने के लिए रिजर्वेशंस दिए जाते हैं, ना कि फिनेंशियल इनइक्वालिटी को इक्वलाइज करने के लिए, बिकॉज हम कम्युनिस्ट कंट्री तो है नहीं। एक और पॉइंट आपको समझना होगा, वो ये है कि ये कास्ट और रिजर्वेशंस जैसे मास लेवल पॉलिसीज़ आपके इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से या फिर कुछ ऐसे आउटलायर केसेस के वजह से चेंज नहीं किए जा सकते। हाँ, कास्ट सेंसस में अगर ये पता चलता है कि किसी एक रिजर्व्ड कास्ट के मोस्ट लोग एम्प्लॉयड हैं और सोशली अपलिफ्टेड भी, देन उनके रिजर्वेशंस में चेंज किया जा सकता है। दैट्स अनदर रीज़न वाई यू शुड नॉट बी अपोजिंग कास्ट सेंसस। एनीवे, ज़रा मेन टॉपिक पे वापस आते हैं और ये समझते हैं कि ये सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले, इन्हें इतना एतराज़ क्यों है कास्ट सेंसस से। आगे बढ़ने से पहले एक FACT फैक्ट एस्टैब्लिश करते हैं। वो ये है कि जो फॉरवर्ड कास्ट हैं, दे एब्सोल्युटली डोमिनेट मोस्ट वॉक्स ऑफ लाइफ इन दिस कंट्री। चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, ब्यूरोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन हो, लैंड ओनरशिप हो, एजुकेशन हो या जॉब्स हो। और ऐसा क्यों है,
इसका जवाब तो आपको इन पार्ट प्रोफेसर सतीश देशपांडे के क्लिप से ही मिल गया होगा। पर एक और फैक्टर है जिसे अक्सर लोग डिनाई करते हैं, वो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और उसका इफेक्ट सिलेक्शन और हायरिंग पे। आप शायद आर्ग्यू करेंगे कि मुझे तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला मेरे कास्ट के चलते, बट यू कैन बेट योर एस कि देयर आर पीपल हु आर ओवरलुक्ड बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज भी एक रियलिटी है। कास्ट एक हायरार्किकल सिस्टम है जिसमें ऊंचे और निचले का कॉन्सेप्ट है। हर कास्ट वाला किसी कास्ट के ऊपर और किसी कास्ट के नीचे होता है, और जो बैकवर्ड कास्ट वाले हैं उनके साथ हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन होता आया है और आज भी हो रहा है। एक एग्जाम्पल इसका मैं दिखाता हूं आपको, जो मेरे भाई मुकेश मोहन ने अपने एक वीडियो में हाईलाइट किया था। यूपीएससी का हाल ही में रिजल्ट आया। अब इसमें ये लिस्ट देखो, SC/ST के यूपीएससी क्रैक करने वाले कुछ कैंडिडेट्स लिखित परीक्षा में 705 से लेकर 766 तक नंबर लेकर आए, लेकिन इंटरव्यू में इन सब को 160 से नीचे सल्टा दिया गया। किसी को भी 160 से ज्यादा नंबर नहीं दिए गए, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये दूसरी लिस्ट देखो, ये लिस्ट अपर कास्ट के कुछ कैंडिडेट्स की है। ये कैंडिडेट्स लिखित में 679 से 732 तक ही नंबर लेकर आए, लेकिन इनमें से एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको इंटरव्यू में 201 से कम नंबर दिए गए। सबको 201 प्लस। थोड़ा और समझें तो अजय कुमार मीणा लिखित में तो 766 नंबर ले आता है, लेकिन उसे इंटरव्यू लेने वाले जातंकवादी इंटरव्यू में मात्र 112 नंबर ही देते हैं। वहीं जो अमन मित्तल लिखित में सिर्फ 689 लाता है, उसे इंटरव्यू में जातंकवादी 201 नंबर देते हैं। क्यों भाई, कौन ले रहा है ये इंटरव्यू? क्या ये बौद्धिक जातंकवाद नहीं है? लेकिन भारत के सवर्ण ये जातंकवाद कर रहे हैं तो सब चुप है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी बंदे ने ये कहा कि इन लोगों को कम मार्क्स मिले होंगे क्योंकि ये चप्पल वगैरह पहन के इंटरव्यू में चले जाते हैं। बेहुदा कमेंट तो ये है ही, पर इस कमेंट से आपको इन जीसीस के मन के प्री कंसीव्ड नोशंस और एग्जिस्टिंग बायसेस का भी अंदाज़ा होता है। मे बी इंटरव्यूअर्स के मन में भी ऐसे ही बायसेस थे, और मान लीजिए ये SC/ST वाले कैंडिडेट्स, इन जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स इतना पॉलिश्ड नहीं थे अपीयरेंस में, या उनकी भाषा और उच्चारण उतनी अच्छी नहीं थी, then that too is a factor of privilege and upbringing which is directly related to their caste. Anyway, अब पॉइंट बाय पॉइंट कुछ फैक्टर्स पे नज़र डालते हैं जिनकी वजह से कास्ट सेंसस से डरते हैं ये ब्राह्मण जीन्स वाले। नंबर 1, द फियर ऑफ लूजिंग डोमिनेंस इन पॉलिसी एंड नरेटिव। SC/ST की संख्या नॉर्मल सेंसस में कैप्चर होता आया है, सो दे कीप आस्किंग फॉर रिफॉर्म्स इन पॉलिसीज टू एंश्योर बेटर रिप्रेजेंटेशन। अभी सवाल है OBC का। पिछले स्टेट लेवल कास्ट सेंसस से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि OBC की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, बट मोस्ट लॉ मेकिंग बॉडीज आर डोमिनेटेड बाय द फॉरवर्ड कास्ट्स। अगर कास्ट सेंसस से ये क्लियर हो जाता है कि ये फॉरवर्ड कास्ट्स पॉपुलेशन में माइनॉरिटी हैं, तो इनका जो होल्ड है पॉलिटिकल नैरेटिव पे वो वीक हो जाएगा। नंबर 2, लॉस ऑफ पॉलिटिकल लेवरेज। अब पॉलिटिकल पार्टीज का तो आपको पता ही है, जहां बारिश वहां छाता लेके खड़े हो जाते हैं। तो अगर ये एस्टैब्लिश हो जाए कि बैकवर्ड कास्ट्स की संख्या मेजॉरिटी में है, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी उन्हीं पे फोकस करने लगेंगे, जिससे कि फॉरवर्ड कास्ट का इलेक्टोरल इंपॉर्टेंस, जो कि हिस्टोरिकली डिस्प्रपोर्शनेटली हाई रहा है, वो कम हो जाएगा। नंबर 3, एक्सपोजर ऑफ प्रिविलेज एंड इनइक्वालिटी। जनरली कास्ट सेंसस में सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन भी कैप्चर होता है। साथ ही अगर कास्ट इंफॉर्मेशन भी ट्रांसपोज हो जाए तो पॉसिबल है कि जो स्टार्क डिस्पैरिटी है ये सो कॉल्ड अपर और लोअर कास्ट के लैंड ओनरशिप, जॉब्स, इनकम और एजुकेशन का, वो एक्सपोज हो जाएगा। इससे जो उनका कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट होता है जनरली, वो डिफीट हो जाएगा। नंबर 4, इंक्रीज्ड डिमांड फॉर रिजर्वेशंस। जाहिर है अगर ये सामने आता है कि OBC, SC, ST कास्ट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और एग्जिस्टिंग रिजर्वेशंस के बावजूद उनको उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, तो वो रिजर्वेशंस में इंक्रीज़ की डिमांड करेंगे ही। राहुल गांधी ने ऑलरेडी जो रिजर्वेशंस पे 50% का कैप है, उसे हटाने की बात छेड़ के जनरल वालों को डरा रखा है। नंबर 5, आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्शंस। काफ़ी लोग आपको ये कहते मिलते हैं कि कास्ट सेंसस से सोसाइटी में कास्ट डिवाइड बढ़ जाएगा
और इस रीज़न से वो आइडियोलॉजिकली कास्ट सेंसस को अपोज कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी में डिवाइड कास्ट रिजर्वेशन या कास्ट सेंसस की वजह से नहीं है, बल्कि कास्ट सिस्टम की वजह से है। और अगर सारे पॉलिसीज कास्ट न्यूट्रल बना दिए जाएं, तो जो एग्जिस्टिंग कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज हैं वो और भी प्रोनाउंस्ड हो जाएंगे। डू यू थिंक दैट वुड हेल्प विद द सोशल डिवाइड? देखिए, आई नो जनरल कास्ट वालों को रिजर्वेशंस बहुत अनफेयर लगते हैं, बट इट इज़ मेनली बिकॉज वो अपने कास्ट प्रिविलेज और दूसरों के कास्ट डिसएडवांटेज को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। तो वो जो आर्ग्यूमेंट है ना कि किसी ज़माने में हमारे बाप दादाओं ने जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया था उसकी सज़ा हमें क्यों मिल रही है, इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो ये कि तुम आज जिस प्रिविलेज पोजीशन में बैठे हो उसमें तुम्हारे कास्ट का रोल है। सिमिलरली मोस्ट बैकवर्ड कास्ट वालों के लैक ऑफ प्रिविलेज में भी उनके कास्ट का रोल है। और जनरल और रिजर्व्ड कास्ट के लेवल ऑफ प्रिविलेज में ये जो खाई जैसा अंतर है, दैट ओनली गेट्स वर्स विथ टाइम। कहते हैं ना, द रिच गेट रिचर, द सेम अप्लाइज टू योर प्रिविलेज। एज एन एनालॉजी आप दो लोगों को इमेजिन कीजिए, पर्सन ए, पर्सन बी। ये दोनों करोड़पति बनना चाहते हैं। एक के पास लाख रुपए हैं ऑलरेडी और एक के पास सिर्फ 100 रुपए। बताइए कौन बनेगा करोड़पति पहले? इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट मनी एंड फाइनेंसेस तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो लाख वाला है वो काफ़ी आसानी से करोड़ तक पहुंच सकता है। अब इस पे कास्ट का एंगल लगाते हैं। जनरल वाले के पास रिगार्डलेस ऑफ वेदर लाख रुपए हैं या 100 रुपए, उसके पास ओइंग टू हिज कास्ट डेफिनेटली एक बेटर नेटवर्क है विच इज़ अ रिसोर्स। वो 100 रुपए लेके भी किसी बैंक में जाता है लोन मांगने के लिए, तो हो सकता है उसके कास्ट के कॉन्टैक्ट्स की वजह से उसे लाख रुपए का लोन आसानी से मिल जाए। अब मान लीजिए ये दोनों बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं। वहीं जो बंदा 100 रुपए से शुरू करता है, लाइक मोस्ट ऑफ देम डू, उनके लिए द स्ट्रगल इज वे हार्डर। वो मुंह उठा के किसी बैंक में जाके लोन नहीं मांग सकता बिकॉज बैंक्स विल नॉट ट्रस्ट हिम विथ मनी बिकॉज ही डज नॉट हैव एग्जिस्टिंग सोशल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल। मान लीजिए इस बंदे के पिता ऑलरेडी रिजर्वेशंस के बेनिफिशियरी हैं, उसके चलते इसके पास लाख रुपए एग्जिस्टिंग है। अब ये बंदा लाख रुपए लेके शायद बैंक जाता है एक बिजनेस लोन लेने या फिर एक क्रेडिट लाइन मांगने, तो बैंक का एम्प्लॉय जो कि मोस्ट केसेस में एक जनरल कास्ट वाला है, उसके कैपेबिलिटी पे डाउट करता है और शायद उसको क्रेडिट लाइन देने से इनकार कर देता है, क्योंकि एक लाख रुपए वाले बैकवर्ड कास्ट वाले इंसान के पास उतने कनेक्शंस नहीं है जितना एक लाख रुपए वाले फॉरवर्ड कास्ट वाले के पास होगा। एंड दैट प्लेज अ बिग रोल इन देयर रेस्पेक्टिव सक्सेस स्टोरीज। आर यू गेटिंग द ड्रिफ्ट? रेस शायद सेम स्टेडियम में है पर स्टार्टिंग लाइन सेम नहीं है। जनरल वालों का स्टार्टिंग लाइन भी आगे है और बैकवर्ड कास्ट वालों के ट्रैक पे हर्डल्स भी ज़्यादा हैं। तो जब आप अपने मेरिट की बात करते हैं ना, दिस इज़ वाई इट इज़ रेडिकुलस, बिकॉज इनइक्वालिटी ऑलरेडी है। अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे लोग डिफरेंट कट ऑफ्स को लेके रो रहे हैं, स्पेशली SC ST के लोअर कट ऑफ्स को लेके। इस पे भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे एक कलीग थे सचिन, 2018 की बात है, हम दोनों गुड़गांव में एक ही ऑफिस में काम करते थे। तब मैं ऑफिस अपने यामाहा मोटरसाइकिल पे आता था और सचिन अपने मारुति डिज़ायर पे। वो अक्सर मुझे कार चलाना सीखने को कहते थे बिकॉज द रोड्स इन NCR आर नॉट सेफ फॉर बाइकर्स। वो बताते थे कि ऐसे कार सीखना बहुत आसान है। वो 16-17 की उम्र में ही उन्होंने कार सीख लिया था। मैंने 3 साल पहले 32 की उम्र में फाइनली कार चलाना सीखा। सचिन ग्रू अप विद अ कार इन हिज हाउस। मेरे घर पे कार नहीं था, ना ही किसी मेरे फ्रेंड के घर पे कार था जिससे मैं कार सीख पाता। इन कॉन्ट्रास्ट मेरा बेटा जन्म से कार में ही घूम रहा है। फॉर हिम इट विल बी ईजियर टू लर्न ड्राइविंग दैन इट वॉज फॉर मी। ऑल आई एम सेइंग हियर इज एक्सेस टू रिसोर्सेज ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल इन परफॉर्मेंस। SC ST कम्युनिटीज आज भी काफ़ी पिछड़े कंडीशंस में रहते हैं। They don't have the access to education or educated relatives that you and I do. So they find it difficult to score as high as a general category student who has access to comfortable living conditions, coaching classes,
and educated relatives to guide him. It is unfair to think कि अगर वो नीट या जेई में अपने सोशल कंडीशंस के चलते स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें हक नहीं है इंजीनियरिंग या मेडिकल करने का, बिकॉज वो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके बैकग्राउंड्स अलग हैं और उनके बैकग्राउंड्स के जिम्मेदार वही हैं जो आपके और मेरे प्रिविलेज के भी जिम्मेदार हैं। उनके कट ऑफ्स लो होते हैं बिकॉज कलेक्टिवली उनमें से कोई उतना हाई स्कोर नहीं कर पा रहा। बहुत आसान है उन्हें कम दिमाग वाला कह के डिसमिस कर देना, बट एज आई मेंशन्ड अर्लियर, दिस इज अ फैक्टर ऑफ सिस्टमिक इनइक्वालिटी, द डिस्क्रिमिनेशन दैट दे फेस एंड नॉट देयर इनहेरेंट मेंटल कैपेसिटी। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने कुछ रिसर्च भी शेयर किया था दैट शो हाउ डिस्क्रिमिनेशन कैन अफेक्ट अ पर्सन्स मेंटल कैपेसिटी नेगेटिवली। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है नहीं कि आपको ये बात समझ में आएगी, बिकॉज इन द पास्ट आई हैव मेड सेवरल वीडियोज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक, और उन सब के कमेंट सेक्शन में वही बात लेके कोई ना कोई बैठ जाता है। किसी ने थ्रेड्स पे ये आर्ग्यू किया था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना ज़रूरी नहीं है पर इक्वल अपॉर्चुनिटी देना ज़रूरी है। आई वुड टोटली अग्री टू दिस अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना होते तो, क्योंकि बात सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की नहीं है, बात उसके पीछे के फैक्टर्स का भी है। जाति के आधार पर भेदभाव होता है, आपने नहीं देखा क्योंकि आपके साथ नहीं हुआ कभी। रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की ज़रूरत है इन मार्जिनलाइज्ड कास्ट की, सो दैट वो आगे जाके इतना सोशल कैपिटल डेवलप कर पाएं कि एग्जिस्टिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उनको सिलेक्शन या हायरिंग से ना रोक पाए। दिस इज वाई सोशल जस्टिस इज ट्रिकियर देन रेगुलर जस्टिस। और आप सोशल जस्टिस को सपोर्ट करते हैं या नहीं वो डिपेंड करेगा ऑन वेदर यू बिलीव इन इक्वालिटी और नॉट। एक कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी वर्सेस एक्विटी का। ये इलस्ट्रेशन देखिए, मे बी दिस वुड हेल्प यू गेट इट। मोस्ट कास्ट अपॉलोजिस्ट्स जेन्युइनली बिलीव दैट दे आर समहाउ सुपीरियर, जैसे कि ये अनुराधा तिवारी, बट रियलिटी ये है। Anyway, let's talk about BJP's sudden decision to give in to the demand of caste census. ये क्यूरियस था इसके टाइमिंग की वजह से। 30 अप्रैल पहलगाम आतंकी हमले के सिर्फ एक हफ्ते बाद मोदी जी ने अचानक से अपने पार्टी का हिस्टोरिक स्टांस बदल दिया इस टॉपिक पे, ऑलमोस्ट एज इफ ये कोई ध्यान भटकाने का टैक्टिक हो। बिकॉज इसके एक और हफ्ते के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि ये कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट बीजेपी का अपकमिंग बिहार इलेक्शंस जीतने का पैतरा है, क्योंकि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स का काफ़ी जोर चलता है एंड वी ऑल नो हाउ मच मोदी जी केयर्स अबाउट विनिंग इलेक्शंस। आफ्टर ऑल, पहलगाम के हमले के बाद मोदी जी, जो कि सऊदी के दौरे पे थे, लौटे एंड इंस्टेड ऑफ मीटिंग द फैमिलीज एंड सर्वाइवर्स ऑफ द टेरर अटैक, वो सीधा बिहार निकल गए इलेक्शन के प्रचार के लिए। खैर, जो भी हो, कास्ट सेंसस क्लियरली अभी काफ़ी दूर है और खाली कास्ट सेंसस से कुछ नहीं होने वाला। उसके फाइंडिंग्स के हिसाब से पॉलिसी चेंजेस की भी ज़रूरत है, वेदर रिजर्वेशंस का परसेंटेज बढ़ाना हो या फिर कोई लिमिटेशंस लगाना हो रिजर्वेशंस पे। कास्ट सेंसस के डेटा को यूज़ करके काफ़ी और चीज़ें भी की जा सकती हैं, जैसे कि एजुकेशन के पेनिट्रेशन को एरिया और कास्ट के बेसिस पे ट्रैक करके उन बच्चों को एजुकेशन में एनरोल करना जो कि शायद आज भी उससे वंचित हैं। कास्ट इन्फॉर्मेशन होने से द गवर्नमेंट कैन मेक concentrated efforts to increase awareness about education in those communities that need it the most. Special employment options, skill development opportunities can be created and taken up at caste and community level to help uplift those who need it the most. The possibilities are endless. पर इन सब चीज़ों के लिए चाहिए foresight and vision. और आज के दिन I'm not sure that any political party has it. So it is quite possible that caste census, whenever it happens, could just be a political stunt that doesn't amount to much. हिश, मैं ना काफ़ी pessimistic हो जाता हूँ कभी कभी. Let's hope for the best. The announcement of the caste system is a step in the right direction. Let's hope जुमला जीवी में सद्बुद्धि आए इसे सही तरह यूज़ करने की, to uplift as many people as possible. बाकी तो वक्त बताएगा आगे क्या होना है. आई होप आपको वीडियो पसंद आया. अगर हाँ तो एक लाइक तो बनता है. आई होप टू मेक यू लुक एट दीज टॉपिक्स फ्रॉम अ मोर ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव. इफ दिस रेजोनेट्स विथ यू,
प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने जानने वालों के साथ। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो बनाने के वक्त इस चैनल पे 7,000 सब्सक्राइबर्स हो गए एंड येट 78% ऑफ द पीपल वॉचिंग माई वीडियोज़ आर नॉट सब्सक्राइब्ड। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर श्रद्धा है चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाय मी अ कॉफ़ी का लिंक भी है और मैं अपना UPI ID भी डाल दूंगा। यू कैन डोनेट एनी अमाउंट टू योर लाइकिंग बट देर इज़ नो कंपल्शन। होपफुली मैं ऐसे ही वीडियोज़ आप तक लाता रहूँगा। एंड एज ऑलवेज यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो और रीच आउट टू मी इन Instagram or Threads. That's it for today. See you in the next one.